नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के करंट अफेयर श्रृंखला में आपका स्वागत है। बीपीएससी से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर होगा, ये हम लास्ट के 5 दिनों में उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ ले, ये ज़्यादा टफ नहीं होगा, छोटा-छोटा हम इसमें कंटेंट डालेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, आपको यहाँ से लगभग 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आसानी से, ठीक है? तो हम इसको शुरू करते हैं, आप लोग जल्दी-जल्दी देख लें, ज़्यादा टाइम भी हम नहीं लेंगे ताकि लास्ट समय में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है? पहला इसमें हम लोग बात करते हैं मतदाता जंक्शन का। तो मतदाता जंक्शन जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है ना? ये एक जागरूकता अभियान है जो भारत का आकाशवाणी केंद्र है उसके द्वारा इसके बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। और अब अगर भारत के चुनाव आयोग की बात की जाए तो भारत में वर्तमान चुनाव आयोग राजीव कुमार है। उसके बाद अगर यहाँ के निर्वाचन आयोग ये नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के करंट अफेयर श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं निखिल कुमार यथासंभव आपके सामने जितना भी बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, वो लास्ट के 5 दिनों में उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप लोग इसको जितना जल्दी से हो सके आप लोग इसको देख लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें मतदाता जंक्शन। ठीक है, तो मतदाता जंक्शन जो है ये एक मतदाता जागरूकता अभियान है जिसमें क्या करना है किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा कि आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अब अपना जो आपका अधिकार है वोट डालने का, वोट डालें। ठीक है, भारत में वर्तमान चुनाव आयुक्त है, उनका नाम है राजीव कुमार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, इस वजह से आप लोग चुनाव आयुक्त का नाम याद रखें। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। और भारत में चुनाव आयोग के बारे में आपको देखना है तो संविधान के अनुच्छेद 24 से 229 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए इसमें भाग यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो ये 10वें भाग में है, सॉरी 14वें 15वें भाग में है। ये चीज़ आप इसको देख सकते हैं। ये हालांकि क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको भी देख ले। अगर बिहार में ब्रांड एम्बेसडर बात किया जाए तो बिहार के पंकज त्रिपाठी जो है, जो चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन घोषित किए गए हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, उसके आगे चले तो नेक्स्ट टॉपिक है टेली मानस पहल। टेली मानस जो है वो टेली मेडिसिन, ये आप लोग जानते हैं, जैसे कि कोई भी दूर दराज क्षेत्र में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वो इसी तरह का एक पहल किया गया है, टेली मानस पहल। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी लोग मानसिक रूप से परेशान हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। और यह शुरू किया गया है विश्व मानसिक दिवस पे 10 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। हाँ, देखिए पब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो बेंगलोर की एनजीओ है जिसके द्वारा जारी किया गया है, जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर। इसमें बड़े राज्यों में हरियाणा शीर्ष पर है और छोटे राज्यों में बात किया जाए तो सिक्किम शीर्ष पे है। और बिहार का स्थान जो है वो 15वां है टोटल बड़े राज्यों में से। और इसका जो स्कोर है वो 0.461 है, इसको याद रखिएगा, बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो 0.461। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा, है ना, अभी हम लोग आगे बात किए थे कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और इसके बारे में अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या किया है कि शिवसेना जो है महाराष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, इसका जो चुनाव चिन्ह था तीर और धनुष, है ना, उसको क्या कर लिया गया है, फ्रीज कर लिया गया है। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने राष्ट्रीय पार्टी है तो 9 राष्ट्रीय पार्टी है। और सबसे 9वां राष्ट्रीय पार्टी कौन बना है, आम आदमी पार्टी। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है राज्यों में कितने दल है, यानी क्षेत्रीय दल की संख्या कितना है, तो 50 प्लस लगभग 54 के आसपास है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके आगे हम बात करते हैं तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफ्स्पा का विस्तार किया गया है। अफ्स्पा जो होता है वो वैसे क्षेत्र में लगाया जाता है जो काफ़ी इंटरनल प्रॉब्लम से जूझता रहता है। ठीक है, जहाँ पे नक्सलाइट हो गया, ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो ट्राइब्स को लेकर के होते हैं उन क्षेत्र में ये लगाया जाता है। और इसको लगाने का जो अधिकार होता है वहाँ पे राज्यपाल, प्रशासक और उपराज्यपाल, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। और ये सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को और उस क्षेत्र में ये लगा दिया जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये लगा हुआ है, यानी कि टोटल 5 स्टेट में। इस चीज़ को भी आप देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक है वो सारे हॉट टॉपिक है। संभवतः अगर इसको आप कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने हैं। हम पार्ट वाइज इसका सारा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपको पता होगा कि भारत के पहले चीफ ऑफ विपिन रावत थे, जिनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद वर्तमान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, काफ़ी टाइम लगा, लगभग 1 साल के बाद दूसरे CDS आए हैं, जिनका नाम है अनिल चौहान, ठीक है। BPSC आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी चीज़ कब शुरू हुआ था, कब आया था, तो इसके बारे में भी देख ले कि भारत में CDS के पद का सृजन दिसंबर 2019 में किया गया था, ओके। फिर आगे अगर हम लोग बात कर ले तो मिशन डिफेंस स्पेस, ये याद रखिएगा, मिशन डिफेंस स्पेस कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इस बार डिफेंस एक्सपो है ना, वो शुरू किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। हालांकि ये पिछले साल ही होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको 1 साल का डिले करके किया गया। और यहाँ पे ही मिशन डिफेंस स्पेस शुरू किया गया। इसका काम क्या है कि अंतरिक्ष से संबंधित, ठीक है ना, जो समस्या, जो अभी देखिए वॉरफेयर जो है, स्पेस वॉरफेयर का भी टाइम है, इस चीज़ से लड़ने के लिए हम क्या किया गया है कि हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनको क्या दिया जाएगा, नए नए समाधान उनके लिए विकसित किए जाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है तेलंगाना स्टेट जो है वो CBI को प्रदान जो समान सहमति है उसको वापस ले लिया है। वर्तमान में टोटल 9 ऐसे राज्य है जो CBI जहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, पहले स्टेट से परमिशन लेगा, फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऐसा करने वाला बिहार राज्य भी था और महाराष्ट्र राज्य भी था, जो बाद में इस चीज़ को वापस ले लिया है। तो अभी देखा जाए तो मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, है ना, और तेलंगाना, टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अगर CBI कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो स्टेट से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, डायरेक्ट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। उसके आगे अगर हम देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा परिणाम इसका घोषित किया गया है। इसमें पहला बार 7 स्टार वेस्ट फ्री सिटी, है ना, यानी कि 7 सितारा कचरा मुक्त शहर इस बार बनाया गया। तो इस बार पहले बार, इससे पहले इनको 5 स्टार रेटिंग दिया जाता था, लेकिन इस बार 7 स्टार रेटिंग दिया गया है। इसमें 2 शहर है, इंदौर और सूरत को। अगर सब आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ गंगा किनारे में कौन सा शहर जो है सबसे साफ सुथरा है, तो हरिद्वार है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि सफाई मित्र सुरक्षा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर आगे आ जाते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बिहार, बड़े राज्य 13 बड़े राज्यों में से बिहार का रैंक 11वां है। पटना शहर का 38वां रैंक है जिलावार अगर देखा जाए तो, बड़े जिलों में। और वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी शुरू किया गया था, जिसका 2 मेन लक्ष्य था, 100% खुले में शौच मुक्त बनाना और 100% ठोस कचरा प्रबंधन, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन .02 जो शुरू किया गया है शहरी, ये 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ है। ये भी याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2021 से इस वर्ष शुरू किया गया है। कभी कभी बच्चा 5-5 साल जोड़ के कर लेते हैं, जैसे 2014 में शुरू हुआ, 5 साल बाद 2019 में खत्म हो गया, तो अगला 2020 में शुरू हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 अक्टूबर 2021 से ये प्रारंभ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं, है ना। भारत के 50वें CJI कौन है, DY चंद्रचूड़। अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल है जो पॉलिटी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोग देख लेंगे। एक है आर्टिकल नंबर 124, ये कहता है भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 142 का सब क्लॉज 2 है, इसमें कहता है इनमें जो न्यायाधीश होगी उनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन आर्टिकल नंबर 124 के सब क्लॉज 3 में इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये लोग अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 145 ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो अन्य न्यायाधीशों के सभी कार्य आवंटित करेंगे, है ना। इलेक्वेशन ऑफ डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है। अनुच्छेद 217 का बात किया जाए, आर्टिकल 217 में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संसदीय समिति के बारे में, ओके। तो संसदीय समिति देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी संसद जो भी निर्णय लेती है, जो भी सरकार काम करती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है समिति का। तो पिछले कुछ दिन से देखा जा रहा था कि गवर्नमेंट कमेटी सबका गठन नहीं कर रही थी, लेकिन वर्तमान में क्या सरकार की है कि 22
अस्थाई जो कमेटी था उसका गठन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है कि वर्तमान में सरकार ने कितने अस्थाई समिति का गठन किया, तो 22 अस्थाई समितियों का गठन किया गया है। भारत में देखा जाए तो दो तरह की संसदीय समिति होती है, एक होती है अस्थाई समिति और दूसरा होता है तदर्थ समिति। यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेटी से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, उसमें देख लेंगे। तो अस्थाई समिति को देखा जाए तो 3 भाग में बांट दिया जाता है, एक होता है फाइनेंशियल कमेटी होता है, एक होता है डिपार्टमेंट से संबंधित और एक होता है अदर। तो अगर फाइनेंस से समिति देखा जाए तो इसमें 3 होता है, प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ा संसदीय समिति होता है, इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं, जो सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, सबसे बड़ी कमेटी है, लेकिन इसमें चलन है कि अभी तक 30 ही रखा गया है। ये इससे भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं है कि 30 होगा, लेकिन 30 से कम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा होता है लोक लेखा समिति, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तीसरा होता है सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये याद रखेंगे, वित्तीय समिति के बारे में है। ठीक है। उसके बाद है विभागों से संबंधित समिति है, ये इसमें देखिए ये याद रखिएगा, विभागीय से समिति कितने हैं, तो टोटल 24 विभागीय समिति होते हैं, 24 डिपार्टमेंटल कमेटी होता है, और इसमें मेंबर होते हैं 31 मेंबर। ठीक है। 21 + 10, बच्चा ऑप्शन देके कभी कभी विभागीय में 30 मार देता है। ठीक है ना, 20 + 10 2:1 का रेशियो होता है, लेकिन इसमें कितने मेंबर होते हैं, 31। आपको करना है 21 + 10, और टोटल आपसे पूछा जाए विभागीय जो अस्थायी समिति उसमें कितने विभागीय है, तो 24 विभागीय। उसके अलावा जिसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि गृह हो गया, रक्षा हो गया, मानव संसाधन हो गया, विदेश मामला वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद आता है अन्य अस्थायी समिति। अन्य अस्थायी समिति के बारे में देखिए, तो अन्य अस्थायी समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं, जैसे विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, नियम संबंधित, लाभ के पद से संबंधित समिति। ओके। देखिए अभी एक मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ये डिसाइड किया जा रहा था कि क्या मुस्लिम लोग को भी SC ST में रखा जा सकता है या नहीं। ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में इसमें बिल्कुल कह दिया कि अनुसूचित जनजाति में उन्हीं को रखा जा सकता है जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, सिख धर्म से हो और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो। ठीक है ना। केवल हिंदू, सिख एवं बौद्ध धर्म के सदस्यों को ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने की अनुमति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है। ये संविधान का ऑर्डर 1950 का है। उसके बाद देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीब से पीड़ित है, यानी 120 करोड़ आदमी है ना। और सर्वाधिक अगर आपको गरीबी दिखेगी तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सहारा क्षेत्र में और दक्षिणी एशिया में लगभग 83% जो भुखमरी है इसी क्षेत्र में है। ठीक है। और अगर बात किया जाए, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी प्रभावित है गरीबी से, तो वो है भारत, और राज्य में बात किया जाए तो बिहार का। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे आ सकता है। उसके अलावा अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात किया जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ पहले थे और कुछ चीज़ को अभी ऐड किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यानी यहाँ पे 3 मंत्रालय मिलकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को गवर्न करते हैं। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आदमी क्या करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मार के चला आता है। तो जब भी आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिखाई दे, उसमें ऑप्शन आपको ई मारना है। ठीक है। और इसमें ऐड जो किया गया है वो क्या किया गया है कि लड़की लोग को कौशल शिक्षा जो है वो भी प्रदान किया जाएगा, ताकि उन लोगों का जो जीवन है वो स्तर में सुधार आए। ठीक है। उसके बाद याद देखिए अगला टॉपिक है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ये शुरू किया गया था 1995 में, याद रखेंगे। 1995 मध्याह्न भोजन, इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। ठीक है। ये पिछले साल किया गया था। ये इसमें से आजकल इस बार BPSC में कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखें कि एक से अधिक वाले के लिए कैसे हमको सॉल्व करना है। तो ये दिया जाता है, ये बेनिफिट मिलता है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के, जिनका आयु जो होता है वो 6 साल से 14 साल के वर्ष के बीच में होता है। जो पहला से और 5वें के बच्चे होते हैं उनको 450 कैलोरी एनर्जी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जबकि छठा, 7वां और 8वां के बच्चे को 700 कैलोरी एनर्जी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? 20 ग्राम प्रोटीन। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे।
तो भारत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ये शुरू किया गया है नोबेल शांति विजेता, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। और इनका लक्ष्य है जो भारत में 23.3% बाल विवाह दर है उसको घटा के 10% तक करना। और भारत में सर्वाधिक बाल विवाह का जो देखा गया है केस वो बिहार, राजस्थान, झारखंड में है। बिहार में भी सीतामढ़ी में ज़्यादा ये केस है। ठीक है, उसके बाद है असम का काटी बिहू पर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है जैसे बिहू पर्व आप लोग असम जानते हैं, लेकिन कभी कभी काटी बिहू लिख देता है तो आदमी सोचता है नहीं असम में तो बिहू है, काटी वहाँ नहीं होगा, ये मेघालय में होगा। कभी कभी गेस करने में ऐसा गलत नहीं, तो इसको बस थोड़ा सा पढ़ ले आप लोग, याद रहे बिहू है असम तो काटी बिहू भी असम ही होगा। आराम से इसको क्वेश्चन करें। ठीक है, उसके बाद है कि महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन, इसका उद्घाटन कितने करोड़ रुपए से किया गया है? तो इसमें लगा इस परियोजना को बनाने में 850 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे ना है वो भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग है। भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 है। इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ ले तो आप लोग कभी कर ले, घबराए ना। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है ना, इसकी स्थापना जो है किया गया है लोथल में, है ना। लोथल डॉकयार्ड था आप लोग हड़प्पा कालीन, वहीं पे क्या गया है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का स्थापना किया गया है। दशहरा महोत्सव है ना, ये आप लोग पश्चिम बंगाल दुर्गापुर ये सब मत मारिएगा। दशहरा महोत्सव मनाया जाता है मैसूर में, है ना। बथुकम्मा महोत्सव जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना में बनाया जाता है। भारत सरकार जो है वो अभी टोटल 23 क्रॉप का एमएसपी डिसाइड करता है पर ईयर। ठीक है, इस बार अभी क्या किया है कि अब रबी क्रॉप आने वाला है तो रबी क्रॉप का एमएसपी निर्धारित किया गया है, जिसमें गेहूं का प्राइस 2125 रुपया है और मसूर दाल का जो प्राइस है वो 6000 रुपया है। ये याद रखिएगा, संभवतः एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखिए, भारत जो है वो चीनी का बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा उगाता भी है ना, चीनी बनाता भी है और सबसे ज़्यादा खाता भी है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन पहला कौन है? तो पहला जो है वो ब्राज़ील है। क्यूबा नहीं मारना है आप लोगों को, बच्चा होता है चीनी का कटोरा क्यूबा, मार देना है क्यूबा, गलत हो जाएगा, ब्राज़ील है। ओके, और WTO में भारत और ब्राज़ील का चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर के, शुगर को लेकर के या शुगर के ईख के उत्पादन को लेकर के केस चलते रहता है हमेशा। एक राष्ट्र एक उर्वरक। ठीक है, ये देखिए ये नरेंद्र मोदी का ये के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा जितना भी उर्वरक बनाया जाएगा वो एक नाम से बनेगा जिसका ब्रांड होगा भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत नाम का जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें सभी उर्वरक भारत नाम से बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है स्वदेश दर्शन, है ना, ये इसका सेकंड फेज का उद्घाटन किया गया है। तो स्वाभाविक है स्वदेश दर्शन पर्यटक मंत्री के द्वारा। उसके बाद है भारत का आर्थिक विकास दर, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो भारत का इकोनॉमिक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6.8% रहेगा, IMF के अकॉर्डिंग 6.1% रहेगा, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6.5% रहेगा। याद रखिएगा, भारत का आर्थिक विकास दर दुनिया में भी सर्वाधिक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6.8%, IMF के अकॉर्डिंग 6.1%, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6.5%। ठीक है, IMF का बात किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। भारत इसका सदस्य 1945 में बना था। वर्तमान में इसमें कुल सदस्य है 190। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF का मेंबर भारत कब बना था, तो 1945 में। शायद पिछले बार WTO का पूछा था कि इसका मेंबर कब बना था। ठीक है, तो 1995 में बना था। उसके बाद 2 अक्टूबर 1975 को भारत का पहला ग्रामीण बैंक खोला गया था, जिसका नाम ही था प्रथम ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था 1975 में, जिसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। ओके, ठीक है, उसके बाद है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड का है केरल के कोट्टयम में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार हम ना आपको पहला पार्ट ये अक्टूबर का करंट अफेयर है, इसमें से लेके आए हैं। यहाँ से संभवतः कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कुछ देर आप लोग पढ़ेंगे तो इजी वे में इसको कर सकते हैं। जैसे हम लोग मतदाता जंक्शन के बारे में पूछिए, मतदाता जंक्शन क्या है? तो भारत के मतदाता है तो स्वाभाविक सा बात है कि चुनाव आयोग के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इसमें जो इसका पार्टनर है वो आकाशवाणी है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। भारत में पंकज त्रिपाठी का नाम याद रखिएगा, ये बिहार के हैं। और ये क्या है, नेशनल आइकन है किस चीज़ के? निर्वाचन आयोग के। ठीक है, उसके बाद टेली मानस है। टेली मानस ये है जिनका मेंटल प्रॉब्लम रहता है उनके लिए किया गया है। ठीक है, और ये विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को ये योजना लॉन्च किया गया है। फिर आता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो
बनाया गया पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलोर का एनजीओ, उसके द्वारा इसमें नंबर 1 है। हरियाणा बड़े राज्य में, छोटे राज्य में सिक्किम। बिहार का रैंक आप लोग को याद रखना है 15वां है और इसका रैंक है 0.461। ठीक है, ये याद रखना है। वर्तमान में शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज कर दिया गया है। इनका चुनाव चिन्ह था तीर धनुष। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 9 है। लास्ट जो सबसे पार्टी जीता है, बना है, इसमें ऐड हुआ है, वो है आप। ठीक है, यहाँ के आगे चल जाते हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है 6 महीना के लिए अस्फा का एक्सटेंशन कर दिया गया है। वर्तमान में देखा जाए तो असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अस्फा लगा हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, सीडीएस का पद कब आया था, 2019 में आया था। उसका मिशन ये डेफ स्पेस है ना, यानी कि डिफेंस स्पेस के बारे में किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा है जो सीबीआई को सामान्य सहमति वापस ले लिया है, तो तेलंगाना स्टेट है। ठीक है, ऐसा करने वाला ये 9वां स्टेट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका स्वच्छ सर्वेक्षण में 7 स्टार रेटिंग किस किस को मिला है, या सीधे पूछेगा किसको मिला है, तो आप लोग को याद रखना है 7 स्टार रेटिंग जो है वो इंदौर और सूरत को मिला है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का रैंक कितना है, तो 11वां रैंक है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है कि 2014 में स्टार्ट किया गया है। इसके सेकेंड फेज को 2021 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, भारत के सीजीआई कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं। ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में कितने संसदीय समिति का गठन किया गया, तो वर्तमान में 22 संसदीय समिति का गठन किया